Hello everyone, you are watching Daily Farm MCQ Dose series on our YouTube channel Farmer Researcher. सो आज है इस सीरीज़ में डे 4 जिसमें हम डेली के 20 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है lakes of dyes available commercially contain maximum up to dash of pure dye। जो लेक्स ऑफ डाइज हैं जो कि कमर्शियली अवेलेबल रहती हैं उसमें कितना अमाउंट प्योर डाई का प्रेजेंट रहता है। तो ये आपका अहमदाबाद फार्मासिस्ट 2022 में पूछा गया था एंड ऑल्सो सेम क्वेश्चन जो है वो आपका जीपैट 2020 में भी पूछा गया है। सो दिस इज़ द सेम क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ 50%। कि जो आपकी लेक्स ऑफ डाइज अवेलेबल हैं कमर्शियली उनमें मैक्सिमम जो है वो आपका 50% प्योर डाई होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो इंट्रामस्कुलर IM रूट की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सो ओनली water solutions can be injected, oily solutions can be injected, opportunity of hypertonic solution injection and the action develop slower। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी कि इसमें आपके ऑयली सॉल्यूशंस को इंजेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की कि इसमें जो ड्रग है वो आपका लार्ज स्केलेटल मसल्स में दिया जाता है। कहाँ पे? जो आपकी लार्ज स्केलेटल मसल्स होती हैं जैसे कि आपकी डेल्टोइड मसल होगी, या फिर आपकी ट्राइसेप्स मसल होगी, या फिर ग्लूटियस मैक्सिमस मसल होगी, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड रेक्टस फेमोरिस। सो ये डिफरेंट टाइप्स की मसल्स हैं जहाँ पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है। अब इन मसल्स की क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं? सो ये मसल्स जो हैं या इनमें सेंसरी नर्व्स जो हैं वो कम रहती हैं। ठीक है, सेंसरी नर्व्स आपकी लेस रहती हैं जिसकी वजह से माइल्ड इरिटेंट ड्रग्स को भी इंजेक्ट किया जा सकता है। जो आपके माइल्ड इरिटेंट ड्रग्स हैं उनको इंजेक्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो सेंसरी नर्व्स हैं वो लेस रिचली सप्लाइड रहती हैं एंड दीज मसल्स आर मोर वेस्कुलर। ठीक है, दीज आर मोर वेस्कुलर और वेस्कुलर होने की वजह से जो ड्रग्स हैं जो कि एक्वा सॉल्यूशन में रहते हैं उनकी अब्जॉर्प्शन जो है वो फास्टर रहती है। एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो इसकी रहती है दैट इज़ द डिपोर्ट प्रिपरेशंस। डिपोर्ट प्रिपरेशंस को इसमें इंजेक्ट किया जा सकता है, यानी कि आपकी ऑयली सॉल्यूशंस एज वेल एज एक्वस सस्पेंशंस, ऑयली सॉल्यूशन एंड एक्वस सस्पेंशन दोनों को ही इंजेक्ट किया जा सकता है। बाकी जो इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहता है इस पर्टिकुलर रूट को अवॉइड किया जाता है एंटीकोगुलेंट ट्रीटेड पेशेंट्स में। जो आपके एंटीकोगुलेंट से ट्रीट हो रहे होते हैं पेशेंट्स उनमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि अगर इस केस में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाएगा तो उस केस में लोकल हेमेटोमा जो है वो कोज हो सकता है। तो ये आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटाबॉलिज्म ऑफ सीरिन टेक्स प्लेस आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड टू। सो कैटाबॉलिज्म सीरिन का जो है वो सबसे पहले सीरिन है, इसका कैटाबॉलिज्म यानी कि डिग्रेडेशन होगा। सबसे पहले सीरिन जो है वो आपका सिस्टीन में कन्वर्ट होगा, देन इसका कैटाबॉलिज्म जो है वो होता है। अब कैटाबॉलिज्म काफ़ी बेसिक टर्म है, इसके साथ में सिमिलर टर्म रहती है एनाबॉलिज्म। दूसरी टर्म इसकी कौन सी रहती है? एनाबॉलिज्म। तो बेसिकली एनाबॉलिज्म में क्या रहता है? एनाबॉलिज्म है तो इसमें आपकी फॉर्मेशन होती है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की। एनाबॉलिज्म इज़ फॉर्मेशन, आपके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स कंबाइन होकर के एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएंगे जो कि आपका प्रोटीन रहेगा। तो जहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की सिंपलर मॉलिक्यूल से, वो आपकी टर्म रहती है एनाबॉलिज्म। वहीं पे दूसरी टर्म आती है आपकी कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है कि इसमें आपकी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ये आपका डिग्रेड होगा अगेन आपके सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, तो वो आपका कहलाता है कैटाबॉलिज्म। एंड जब कैटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, ये डिग्रेड होते हैं स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, तो उस केस में आपका
एनर्जी क्या रिलीज़ भी होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो ये आपका बेसिक प्रोसेस रहता है। बाकी बात करूं अगर मैं सीरीन की, तो सीरीन जो है ये आपका नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है। इट इज़ नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड एंड जो आपका सिस्टीन रहता है, ठीक है, सिस्टीन कंपाउंड है। सिस्टीन आपका सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। सो सिस्टीन में जो आपका सल्फ़र रहता है, सल्फ़र सिर्फ आपका होमोसिस्टीन से मिलता है। जब सिस्टीन की सिंथेसिस होती है तो होमोसिस्टीन से आपका सल्फ़र आता है, जो कि आपका बेसिकली होमोसिस्टीन क्या है, मिथ्योनिन, ओरिजिनली मिथ्योनिन है। एंड जो आपका रेस्ट रिमेनिंग जो सेक्शन रहते हैं आपके सिस्टीन के, वो आपके कहाँ से आते हैं, वो इस सीरीन से आते हैं, ठीक है। सो मेजर जो सिस्टीन बनता है वो आपका सीरीन से बनता है। सो फर्स्ट सीरीन जो है वो आपका कन्वर्ट होता है किसमें, सिस्टीन में, एंड देन आपका डिग्रेडेशन रहती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज एक्सरसाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन। सो DPCO ऑर्डर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब एक्सरसाइज किया था, कब लागू किया था। सो इट केम इन द ईयर 1995। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1995 में DPCO एक्ट जो है वो आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेपोनेमा पैलिडियम इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ। तो ट्रेपोनेमा पैलिडियम किसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। अभी लास्ट ईयर भी ये मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया, उसमें से GPSC ड्रग इंस्पेक्टर में ये सिमिलर क्वेश्चन सेम वर्डिंग के साथ देखा गया। सो इसमें आपका फर्स्ट देखेंगे हैंसेंस डिजीज़। तो हैंसेंस डिजीज़ क्या है, तो हैंसेंस डिजीज़ को आप लेप्रोसी भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेप्रोसी। एंड ये आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से कोज होता है, बैक्टीरिया से। देन बात करूँ सिफिल्स की, तो सिफिल्स आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जो कि आपका कोज होता है ट्रेपोनेमा पैलिडियम से। देन बात करूँ कैट स्क्रैच डिजीज़ की, तो कैट स्क्रैच डिजीज़ ये भी आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहती है, जो कि इन्फेक्टेड कैट की स्क्रैच या फिर बाइट से कोज होती है। बेसिकली ये आपकी बैर्टोनेला हेंसेले से कोज होती है, बैर्टोनेला हेंसेले, ये इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रहता है। देन बात करूँ गोनोरिया की, तो इट इज़ ऑल्सो अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो कि कोज होता है बाय बैक्टीरिया नेसेरिया गोनोरिया, नेसेरिया गोनोरिया से ये कोज होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन किस ईयर में पब्लिश हुआ था, तो ये आपका पब्लिश हुआ था 1864 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बाकी रिसेंटली जो है वो क्वेश्चंस जो है वो आपके इंडियन फार्माकोपिया से ज़्यादा आते हैं, तो इसका फर्स्ट एडिशन 1955 में आया था, तो ये डेट आप याद रख सकते हैं, ईयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट अब्जॉर्प्शन इन यूवी रीजन प्रोड्यूसेस चेंज इन। तो यूवी रीजन में जो आपकी लाइट अब्जॉर्ब होती है वो वो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द चेंजेस इन द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में चेंज आने की वजह से लाइट अब्जॉर्प्शन जो है वो यूवी रीजन में प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर मैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूँ, तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये आपका वाइब्रेशनल एनर्जी पे बेस्ड रहता है। एंड आपका एक रहता है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि आपकी रोटेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पे बेस्ड रहती है। तो ये तीनों आप प्रिंसिपल भी इसका याद रख सकते हैं। अगर यहाँ पे सिंपल प्रिंसिपल पूछा जाएगा UV स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो दैट इज़ अ चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। देन अगर IR के लिए पूछा जाएगा तो दैट इज़ चेंज इन वाइब्रेशनल एनर्जी, एंड माइक्रोवेव के लिए पूछा जाएगा दैट इज़ चेंज इन द रोटेशनल एनर्जी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स इज। कोड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं, सो दीज आर द एथिक्स। काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है, दीज आर एथिक्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज एंटीसेप्टिक इन
माउथ वॉशेज एंड टूथपेस्ट। माउथ वॉशेज एंड टूथपेस्ट में कौन सा कंपाउंड जो है वो यूज़ किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक? तो ये कंपाउंड आपका रहता है सोडियम क्लोराइड, जिसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट। एंड ये आपका माउथ वॉश एंड टूथपेस्ट में यूज़ किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक। जो माउथ में आपके बैक्टीरियाज रहते हैं उनको किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिटेबल बाउल डिजीज़ कैन बी ट्रीटेड विद। तो इरिटेबल बाउल डिजीज़ कैसे ट्रीट होता है किन ड्रग से? सो इट इज़ ट्रीटेड विद एज़ाथाइप्रिन, मीसालाजिन एंड प्रेडनिसोलोन। ये तीनों ही ड्रग जो हैं वो आपके यूज़फुल रहते हैं इरिटेबल बाउल डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। बात करूँ एज़ाथाइप्रिन की, तो एज़ाथाइप्रिन जो है ये आपका मेनली एंटी कैंसर ड्रग रहता है, इट इज़ अ एंटी कैंसर ड्रग। एंटी कैंसर में आपका एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी में आता है एंड एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी में भी ये आपका प्यूरिन एंटागोनिस्ट है। इसके अलावा एज़ोथाइप्रिन आपका इम्यूनोसुप्रेसेंट भी है, एज एन एंटी रूमेटिक ड्रग्स की तरह भी यूज़ किया जाता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी यूज़ होता है। तो दीज आर डिफरेंट यूजेस। देन मीसालाजिन की बात करूँ, सो मीसालाजिन जो है ये आपका एंटी सेक्रेटरी एजेंट है, इट इज़ एंटी सेक्रेटरी ड्रग, जो कि आपका नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल एजेंट है। एंटी डायरियल एजेंट मीन्स डायरिया में यूज़ किया जाता है। देन बात करूँ प्रेडनिसोलोन की, तो ये आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड है, इट इज़ अ ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड ग्लूकोकोर्टिकोइड में ये आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड है। साथ ही में ये आपका एज एन एंटी रिमेटोइड एजेंट की तरह भी काम करता है। ब्रोंकियल अस्थमा में भी इसका यूज़ हो रहता है। देन ये आपका इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग भी है। तो ये डिफरेंट यूजेस हैं इन ड्रग्स के। तो यहाँ पे इरिटेबल बाउल डिजीज़ में ये तीनों ही ड्रग्स आपके यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग हेल्प्स रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को रिड्यूस करके कम करके कौन सा ड्रग जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? सो क्लेरिथ्रोमाइसिन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिमेटिडिन, सुक्रल्फेट। तो ये सारे ड्रग्स जो हैं ये आपके पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। अगर मैं क्लेरिथ्रोमाइसिन की बात करूं, तो क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है वो आपका एंटी एच पाइलोरी ड्रग है, इट इज़ एंटी एच पाइलोरी ड्रग। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, तो ये आपका एंटा एसिड है, इट इज़ एंटा एसिड ड्रग। एंटा एसिड में ये आपका नॉन सिस्टमिक एंटा एसिड है। देन सिमेटिडिन की बात करूं, तो सिमेटिडिन जो है ये आपका H2 एंटागोनिस्ट है, ठीक है। एंड ये आपका जो है वो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को रिड्यूस करता है। वहीं पे सुक्राल्फेट जो है, सुक्राल्फेट आपका अल्सर प्रोटेक्टिव है, इट इज़ अ अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सिमेटिडिन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया इज कॉज्ड बाय। डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया जो है किस ड्रग, कौन सा ड्रग जो है वो कॉज करता है? तो इटोमिडेट जो है ये आपका इंट्रावेनस ड्रग है, इट इज़ इंट्रावेनसली दिया जाता है, फास्ट एक्टिंग ड्रग है एंड किस कैटेगरी में आता है? इट इज़ जनरल एनेस्थेटिक ड्रग। एंड ये इटोमिडेट ड्रग जो है ये आपका लिटल कार्डियोवेस्कुलर, ठीक है, कार्डियोवेस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करता है। बट मोटर रेस्टलेसनेस एंड रिजिडिटी जो है वो ज़्यादातर देखे जाते हैं, ठीक है, मोटर रेस्टलेसनेस एंड रिजिडिटी, तो ये आपके मेन जो है वो इसमें देखे जाते हैं। देन बात करूँ कीटामाइन की, सो कीटामाइन जो है ये आपका इंट्रावेनस है, ये भी आपका इंट्रावेनसली दिया जाता है, बट ये आपका स्लोअर एक्टिंग कैटेगरी में आता है, इट इज़ स्लोअर एक्टिंग जनरल एनेस्थेटिक। एंड इसी ड्रग को जो है वो डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया कहा जाता है, इट इज़ नॉन एज डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया, जो कि कैरेक्टराइज होता है बाय द प्रोफाउंड एनाल्जेसिया, ठीक है, एनाल्जेसिया से इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, इमोबिलिटी से कैरेक्टराइज कर सकते हैं, देन एमनेशिया से विद लाइट स्लीप, एमनेशिया विद लाइट स्लीप, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहते हैं कीटामाइन के। देन बात करूँ फेंटानिल की, सो फेंटानिल भी आपका जो है वो जनरल एनेस्थेटिक ड्रग है, ये आपका ओपियोइड
ओपियोइड एनाल्जेसिक कैटेगरी में आता है एंड ये आपका स्लोअर एक्टिंग ड्रग है। देन लोराज़ेपाम जो है ये भी आपका सेम स्लोअर एक्टिंग है, जनरल एनेस्थेटिक है, इंट्रावेनसली दिया जाता है एंड इसकी कैटेगरी आपकी रहती है बेंजोडाइजेपिन। तो ये आपके डिफरेंट ड्रग्स हैं। तो यहाँ पे डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया, अगर आप सिंपल क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे जनरल एनेस्थीसिया की, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कीटामाइन जो है वो आपका स्लोअर एक्टिंग कैटेगरी में डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया कैटेगरी में आता है। तो वहाँ से भी आपका काफ़ी क्लियर हो जाएगा। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर कैरियर प्रोटीन ऑफ एसिडिक ड्रग्स इन ब्लड स्ट्रीम इज। तो ब्लड स्ट्रीम में एसिडिक ड्रग्स का मेजर कैरियर कौन सा प्रोटीन है? सो दिस प्रोटीन इज एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है वो आपका मेजर कैरियर रहता है एसिडिक ड्रग्स के लिए ब्लड स्ट्रीम में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक स्टडी। फार्माकोकाइनेटिक स्टडी का क्या पर्पस है? तो ये हमने एक क्वेश्चन पहले भी देखा था लास्ट कुछ वीडियोस में। सो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम एक चीज़ देखते हैं एडीएमई, ठीक है, एक चीज़ ये देखते हैं एंड दूसरा बॉडी का एक्शन क्या है ड्रग के लिए, ठीक है, बॉडी जो है वो ड्रग को क्या कर रही है। तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या रहता है? टू अंडरस्टैंड हाउ अ ड्रग मूव्स विद इन द बॉडी, कि ड्रग हमारी बॉडी में कैसे मूव कर रहा है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना जो है वो फार्माकोकाइनेटिक स्टडी का प्राइमरी पर्पस रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन। सो फूड अब्जॉर्प्शन का मैक्सिमम अमाउंट जो है वो फूड का कहाँ पर अब्जॉर्ब होता है? सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड अब्जॉर्ब्स इन द इंटेस्टाइन पार्ट, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द सिंथेटिक पॉलीमर। इनमें से सिंथेटिक पॉलीमर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। कैप्रोलैक्टोन, ग्लाइडिन, पुलुलन एंड चिटोसिन। सो जो आपका कैप्रोलैक्टोन है ये आपका मोनोमर रहता है, इट इज़ मोनोमर जो कि फॉर्म करता है सिंथेटिक पॉलीमर को फॉर्म करता है जो कि आपका रहता है पॉलीकैप्रोलैक्टोन, ठीक है, ये आपका सिंथेटिक पॉलीमर पॉलीकैप्रोलैक्टोन को फॉर्म करता है। देन आता है आपका ग्लाइडिन। सो ग्लाइडिन जो है ये आपका प्रोटीन है जो कि आपका व्हीट में या फिर अदर सीरियल्स दाल में पाया जाता है एंड ये आपका ग्लूटन का की कंपोनेंट रहता है, इट इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ ग्लूटन एंड ये आपका एक टाइप का वेजिटेबल प्रोटीन पॉलीमर है, इट इज़ अ टाइप ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन पॉलीमर। देन आता है आपका पुलुलन। सो पुलुलन जो है ये आपका वाटर सॉल्युबल रहता है, इट इज़ वाटर सॉल्युबल नॉन टॉक्सिक एंड एडिबल पॉलीमर रहता है, इट इज़ एडिबल पॉलीमर जो कि फंगस से प्रोड्यूस होता है। कौन सी फंगस है? ओरियोबैसिडियम पुलुलेंस, ठीक है, ओरियोबैसिडियम पुलुलेंस फंगस से ये आपका प्रोड्यूस होता है। देन आता है आपका चीटोसैन। सो ये आपका नेचुरल सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है, इट इज़ नेचुरल एज वेल एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा सिंथेटिक पॉलीमर पूछा गया है तो दैट इज़ कैप्रोलैक्टोन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरोक्सिन इज सिंथेसाइज फ्रॉम। थायरोक्सिन जो है वो किस अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होता है? तो इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम टायरोसिन अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरियासिस इज कैरेक्टराइज बाय। तो सोरियासिस को कैसे कैरेक्टराइज किया जाएगा, किस टाइप के लेजाइन से इसको कैरेक्टराइज किया जाता है? तो सबसे पहले सोरियासिस के बारे में देख लेते हैं। तो ये आपका एक कॉमन एंड क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर है। ये क्या है? स्किन डिसऑर्डर है जिसमें जो आपकी केराटिनोसाइट्स रहते हैं, केराटिनोसाइट्स हैं वो आपके डिवाइड होते हैं एंड ज़्यादा क्विकली डिवाइड होते हैं देन द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड में ये डिवाइड होते हैं फ्रॉम द स्ट्रेटम वेसल, ठीक है, स्ट्रेटम वेसल लेयर से स्ट्रेटम कोर्नियम, इनर लेयर से आउटर लेयर पे ज़्यादा क्विकली जो है वो इनकी फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से एक सिल्वर कलर की जो है वो परत आ जाती है आपके स्किन के ऊपर जिसकी वजह से सोरियासिस को कैरेक्टराइज किया जाता है। सो इट इज़ कैरेक्टराइज बाय सिल्वरी ग्रे स्केल्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटिक रेटिनोपैथी इज।
तो डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है? तो डायबिटिक रेटिनोपैथी ये आपके एक टाइप की डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन ही है। इट इज़ अ डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन जो कि आपकी बेसिकली आइज़ को अफेक्ट करती है। इट अफेक्ट्स द आइज़। तो बेसिकली इस केस में क्या रहता है, ये आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देती है। इट डैमेजेस द ब्लड वेसल्स। जो आपका आई में लाइट सेंसिटिव टिश्यू रहता है, आई में लाइट सेंसिटिव टिश्यू है जो कि आपका रहता है रेटिना। सो उस लाइट सेंसिटिव टिश्यू में जो ब्लड वेसल्स रहती हैं उनको डैमेज कर देता है। सो ये आपका इस केस में रहता है डायबिटिक रेटिनोपैथी में। सो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, दैट इज़ इट इंडिकेट्स लॉन्ग स्टैंडिंग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। सो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए रहती है एंड अनकंट्रोल्ड टाइप की डायबिटीज़ रहती है। सो ये आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सिलरी इमल्सिफाइंग एजेंट स्टेबलाइज द इमल्शन बाय। सो जो ऑक्सिलरी इमल्सिफाइंग एजेंट्स रहते हैं वो इमल्शन को कैसे स्टेबलाइज करते हैं? सो अगर मैं सिंपली ऑक्सिलरी इमल्सिफाइंग एजेंट्स की बात करूं, तो ये वो कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर दोज कंपाउंड्स जो कि आपके नॉर्मली इनकेपेबल होते हैं। ठीक है, दीज आर द इनकेपेबल वंस, जो कि आपका इनकेपेबल होते हैं स्टेबल इमल्शंस को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, स्टेबल इमल्शंस को फॉर्म ये नहीं कर पाते, इनकेपेबल होते हैं। बट जो आपका इमल्सीफायर रहता है, जो आपका इमल्सीफायर रहता है, इमल्सीफायर में आपका पोलर हेड है, नॉन पोलर हेड है। तो जो आपका नॉन पोलर हेड रहता है उसको स्ट्रेंथन कर देते हैं। ठीक है, नॉन पोलर हेड को स्ट्रेंथन कर देंगे एंड इमल्शंस को स्टेबलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेंथनिंग द नॉन पोलर हेड ऑफ द इमल्सीफायर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसको आप इसी के साथ में हमारे 20 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जो आप रेलवे फार्मासिस्ट के लिए बात कर रहे हैं, हाँ कमेंट्स में, तो रेलवे फार्मासिस्ट की सीरीज़ जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो इस संडे को आ जाएगी। ठीक है, यानी कि कल जो है वो आपको वीडियो देखने को मिलेगी दोपहर के टाइम पे या फिर इवनिंग टाइम पे आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम किस टाइप से स्टडी करने वाले हैं, कौन कौन से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर मेन हमारा फोकस रहेगा। तो वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो या PDF आपको चाहिए तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। 3 डेज़ के लिए एक्टिव है, तो आप जल्दी से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।